सभी को नमस्ते। मैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लॉ विद ट्विंस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज का भारतीय साक्ष्य अधिनियम का ये लेक्चर नंबर 7 है, जिसमें हम लोगों ने रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट पढ़ना है। हम लोग रेलेवेंसी एंड एडमिसिबिलिटी ऑफ फैक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे और ये लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर रहने वाला है उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए जो LLB की तैयारी कर रहे हैं, BA LLB की तैयारी कर रहे हैं, जो अपना जो है वो जुडिशरी के एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, APO या AIBE या CBI APP, इन सभी एग्जाम्स के लिए लेक्चर बहुत ही इफेक्टिव रहने वाला है। ये लेक्चर डिटेल में होगा, अच्छे से होगा, तो प्लीज लेक्चर को एंड तक देखिए, तभी आपको समझ आएगा। और इससे पहले 6 लेक्चर्स ऑलरेडी हो गए हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम के। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा प्ले लिस्ट का, वो जरूर लेक्चर देखिएगा आप, क्योंकि वो लेक्चर बेस हैं। बेस उन लेक्चर के बाद ये BSc आपको समझ आएगा। मेरे लेक्चर 5-7 मिनट लेंथी हो सकते हैं औरों से, लेकिन मेरे लेक्चर बहुत एग्जॉस्टिव होंगे, बहुत अच्छे होंगे, और आपको मेरे लेक्चर आपके एग्जाम्स को क्वालिफाई करवाएंगे, आपको अपना टारगेट अचीव करने में मदद भी करेंगे। तो आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स एंड एडमिसिबिलिटी के बारे में हमने पढ़ना है। पेपर में क्वेश्चन कैसे आता है कि व्हाट इज रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट, व्हाट इज रेलिवेंट फैक्ट, एंड डिस्कस हाउ द रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट इज डिफरेंट फ्रॉम द एडमिसिबिलिटी, इज देयर एनी सिमिलरिटी बिटवीन द बोथ टर्म्स और बोथ आर डिफरेंट, ऐसे क्वेश्चन आ जाता है। या कभी कभी क्वेश्चन आता है डायरेक्ट यहाँ से, एविडेंस में बी गिवन ऑफ फैक्ट इन इशू एंड रेलेवेंट फैक्ट डिस्कस। तो ये सारा ही आपने क्वेश्चन जो मैं बताऊंगा वो लिखना पड़ेगा आपको। तो सबसे पहले रेलिवेंट फैक्ट की परिभाषा की बात करें तो रेलिवेंट फैक्ट को डिफाइन किया गया है सेक्शन 21K में। 21K बोलता है अ फैक्ट इज सेड टू बी रेलिवेंट टू अनदर फैक्ट व्हेन इट इज कनेक्टेड विद द अदर इन एनी ऑफ द वे रेफर टू इन द प्रोविजन ऑफ दिस अधिनियम रिलेटिंग टू रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट। एक फैक्ट को रेलिवेंट तब बोला जाएगा जब दूसरे फैक्ट के साथ वो ऐसे कनेक्टेड है कि वो इस अधिनियम के रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स के चैप्टर में आ जाए। रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट का चैप्टर अपना सेक्शन नंबर 3 से लेकर 50 तक दिया हुआ है। वैसे तो सेक्शन 4 से लेकर 50 तक के जो सेक्शंस हैं उसी में बताया गया है कौन से फैक्ट्स रेलिवेंट होंगे और कौन से फैक्ट्स रेलिवेंट नहीं होंगे, लेकिन 3 से 50 टोटल सेक्शंस हैं। 3 जो हम अभी पढ़ेंगे उसको भी आप कवर साथ में कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो बड़ी सिंपल सी बात बोल दी गई रेलिवेंट फैक्ट के बारे में कि एक फैक्ट को हम रेलिवेंट तब बोलेंगे जब वो दूसरे के साथ ऐसे कनेक्टेड है कि वो भारतीय साक्ष्य अधिनियम के रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट के चैप्टर में आ जाता है। ये सारा चैप्टर हमने पढ़ना है। डेली लेक्चर्स अटेंड कीजिए मेरे, आपको बहुत अच्छा भारतीय साक्ष्य अधिनियम फिर कमांड आपकी बन जाएगी। ये आपको पता होना चाहिए पहले सेक्शन 21 के रेलिवेंट फैक्ट को कैसे डिफाइन करता है। अब सेक्शन 3 अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट रूल, ये क्या बोलता है कि एविडेंस में बी गिवन ऑफ फैक्ट्स इन इशू एंड रेलिवेंट फैक्ट। ये बड़ी सिंपल सी बात बोलता है कि जब भी कोई कोर्ट में केस चला हुआ है तो जो आप एविडेंस दे सकते हो, जो आप सबूत दे सकते हो, या तो आप वो फैक्ट इन इशू को लेकर दे सकते हो या आप वो रेलिवेंट फैक्ट को लेकर दे सकते हो। यू कैन गिव द एविडेंस ईदर ऑफ फैक्ट इन इशू और ऑफ रेलिवेंट फैक्ट एंड ऑफ नो अदर, एंड ऑफ नो अदर। आप केवल और केवल किसी भी सूट या प्रोसीडिंग में, किसी भी सूट या प्रोसीडिंग में या तो एविडेंस दे सकते हो फैक्ट इन इशू को लेकर या एविडेंस दे सकते हो रेलिवेंट फैक्ट को लेकर, एंड ऑफ नो अदर। इसके अलावा आपने कोई एविडेंस नहीं देना है, आपने कोर्ट का टाइम वेस्ट नहीं करना है। अब आप समझने की कोशिश करना, सेक्शन नंबर 3 में एक रूल ले डाउन कर दिया कि जब भी कोर्ट में केस चलेगा तो या तो रेलिवेंट फैक्ट के एविडेंस दिए जा सकते हैं या फैक्ट इन इशू के, इसके अलावा नहीं। इसका मतलब क्या है कि कोर्ट में आपने अनाप शनाप बातें बोलकर, अनाप शनाप सबूत देके कोर्ट का टाइम नहीं वेस्ट करना है। केवल अगर रेलिवेंट फैक्ट है जो कि सेक्शन नंबर 4 से लेकर 50 तक फाल करता है, उसमें कोई फैक्ट फाल करता है, उसमें कोई सबूत आपका है तो वो लेकर आ जाओ। या फैक्ट इन इशू जो विवादित तथ्य है, जिसके ऊपर डिस्प्यूट है, उसको लेके कोई फैक्ट है वो तो सबूत लेकर आ जाओ, अदरवाइज आप कोर्ट में सबूत नहीं ला सकते। सेक्शन 3 मैंने आपको थोड़ा सा और पढ़ाना है अपने नोट्स में से, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सेक्शन और भी है सेक्शन 3। जस्ट सेकंड। अगर मैं सेक्शन 3 की बात करता हूँ ना, तो ये तो आपको लग गया पता, जो एक बात मैंने बताई कि जब भी कोर्ट में केस चलेगा
तो जो सबूत दिए जा सकते हैं वो सबूत या तो रेलिवेंट फैक्ट के दिए जा सकते हैं या फिर फैक्ट इन इशू के दिए जा सकते हैं, या फिर रेलिवेंट फैक्ट के दिए जा सकते हैं या फैक्ट इन इशू के दिए जा सकते हैं। इसके अलावा सबूत किसी के नहीं दिए जा सकते। इसके साथ साथ हम थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे जो बड़ी महत्वपूर्ण है। एक्सप्लेनेशन डील करती है सिविल प्रोसीजर के साथ। ये बोलती है कि अगर सिविल केस चला हुआ है और सिविल केस में कोई सबूत देने के लिए कोर्ट ने आपको बोला, आपने नहीं दिया, तो बेशक वो सबूत रेलिवेंट है, बेशक वो फैक्ट प्रूव करना रेलिवेंट है, पर बाद में फिर आप उसके रिगार्डिंग सबूत दे ही नहीं पाओगे। This section shall not enable any person to give any evidence of fact which he is disentitled to prove by any provision of law for the time being in force relating to the civil procedure. ये सेक्शन किसी को अनेबल नहीं करता, किसी पर्सन को अनेबल नहीं करता कि वो एविडेंस दे एक ऐसे फैक्ट का जिस फैक्ट का एविडेंस देने के लिए वो अब डिसएंटाइटल्ड हो गया है, क्योंकि सिविल प्रोसीजर में ऐसा बात लिखी गई थी। सिंपल सी बात है, मान लीजिए सीपीसी कोई प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट चला हुआ है और प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट में कोई व्यक्ति किसी को बोला जाता है कि आप ये सबूत लेकर आ जाओ, आप ये सबूत लेकर आ जाओ। वो व्यक्ति सबूत नहीं लाता है, कोर्ट ने उसको टाइम दिया एक बार, दूसरी बार वो चीज प्रूव ही नहीं कर रहा है, तो लेटर ऑन बेशक वो रेलिवेंट चीज है, रेलिवेंट फैक्ट है, पर वो प्रूव नहीं कर पाएगा, वो डिसएंटाइटल हो गया। अब ये हमारा एक्सप्लेनेशन बोलता है। ये सिंपल सी बात आपने याद रखनी है। एग्जाम्पल भी यहाँ पे लिखा हो मैंने कि भाई सेक्शन 3 के हिसाब से आप या तो रेलिवेंट फैक्ट के सबूत दे सकते हो या फैक्ट इन इशू के सबूत दे सकते हो, एंड ऑफ नो अदर। एग्जाम्पल के तौर पे ए is tried for the murder of B by beating him with the club with the intention to cause his death। ए के ऊपर केस चला हुआ है कि ए ने बी का मर्डर कर दिया उसको मारकर, एंड उसकी इंटेंशन भी यही थी कि उसका मर्डर करना। अब जब ट्रायल चलेगा, जब कोर्ट में केस स्टार्ट होगा, तो ये सारे फैक्ट्स क्या होंगे, इशू में हो सकते हैं। जैसे कि ए इज बीटिंग बी विद क्लब, क्या ए ने बी को क्लब के साथ मारा। ए इज कॉजिंग बी इज डेथ हो गया, बी इज डेथ, ए ने बी की डेथ करी विद दिस बाय बिकॉज ऑफ दिस बीटिंग, ए इज इंटेंशन टू कॉज डेथ, और ए की इंटेंशन भी थी डेथ कॉज करने की। तो बेसिकली इन सभी चीजों को लेकर आप कोर्ट में सबूत दे सकते हो, क्योंकि ये फैक्ट इन इशू है या कोई रेलिवेंट फैक्ट सेक्शन 4 से 50 तक आएगा, उसको लेके आप सबूत दे सकते हो। इसके अलावा आप सबूत नहीं दे पाओगे, अगर सबूत दोगे तो कोर्ट आपको मना कर देगा। ये सेक्शन 3 बोलता है। 3 में जो एक्सप्लेनेशन है उसका भी एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे कोई शूटर है, उस शूटर को बोला गया कि तुम ये डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस कर दो, तुम ये चीज लेकर आ जाओ, कोर्ट में पेश कर दो। फर्स्ट हियरिंग में उसने पेश नहीं करी, फिर से उसको टाइम दिया गया, उसने पेश ही नहीं करी। बाद में सब्सिक्वेंट स्टेज में अगर वो चाहता भी है पेश करना, वो डिसएंटाइटल हो जाएगा, क्योंकि सीपीसी में ऐसा लिखा हुआ है कि अगर आपने अपना एक बार राइट खत्म कर दिया तो दोबारा से आपको वो राइट नहीं मिलता। तो बेशक वो रेलिवेंट चीज होगी, पर आप उसका सबूत नहीं दे पाओगे, क्योंकि सिविल प्रोसीजर ने आपको रोक दिया उसका सबूत देने के लिए। ये बात आपने याद रखनी है। तो स्टूडेंट्स, अब अगर बात की जाए रेलिवेंसी और एडमिसिबिलिटी की, कि इनमें क्या फर्क होता है, इसको पढ़ाने से पहले मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा, फिर आप समझेंगे कि हम ये क्यों पढ़ रहे हैं। देखो ध्यान से, मान लीजिए, जैसे कि मैं इसको ऊपर स्लाइड को ऊपर कर देता हूँ इसको मैं, यस ठीक है डन। नाउ देख, मान लीजिए एक फैक्ट है, या पहले एक केस चला हुआ है। सपोज एक केस है ए वर्सेस बी, केस चला हुआ है एक लैंड के लिए, एक जमीन के लिए। ए बोलता है कि वो लैंड मेरी है, बी बोलता है वो लैंड मेरी है। ए ने बी के ऊपर केस किया हुआ है कि बी ने मेरी लैंड पे कब्जा कर लिया। ए ने बी के ऊपर केस किया हुआ है। बी बोलता है कि सर मेरे पास सेल डीड पड़ी हुई है, ए ने मुझे खुद लैंड बेची है, आई हैव द सेल डीड। ए ने मुझे लैंड बेची है और अब मैं काम कर रहा हूं वहां पे, तो ए मेरे ऊपर केस कर रहा है, जबकि वो लैंड मेरी है, मेरे नाम पर है, मेरे पास सेल डीड पड़ी हुई है। तो आप खुद देखो, अगर व्यक्ति के पास एक सेल डीड पड़ी हुई है तो वो कितनी ज्यादा रेलिवेंट बात है अपने आप में। अगर सेल डीड है मतलब कितनी इफेक्टिव डीड है वो।
अगर सेल डीड है जिसमें शो कर रहा है कि ए ने साइन किए हुए हैं एज अ सेलर, बी को वो प्रॉपर्टी बेची है, तो अब वो बी के ऊपर केस क्यों कर रहा है? तो अब ए जो वो बोल देता है बी बोल देता है मेरे पास सेल डीड है, पर जब कोर्ट में केस चलता है तो बी जो है ना, वो बस ओरली वो बातें बता रहा है, सेल डीड है उसमें ऐसा लिखा हुआ है वैसा लिखा हुआ है। कोर्ट बोल रहा है कि आप वो सेल डीड हमारे पास लेकर आओ, तो बी बोल रहा है वो सेल डीड तो लॉस्ट हो गई है, गुम हो गई है, पर उसमें ये लिखा हुआ था। अब वो फैक्ट आपका रेलिवेंट तो था, सेल डीड होना एक रेलिवेंट फैक्ट था, क्या वो एडमिसिबल होगा? क्या कोर्ट उसको एडमिसिबल करेगा? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो प्रूव नहीं हो पाया, वो प्रूव नहीं हो पाया। तो इसका मतलब ये हुआ कि रेलिवेंसी जो है कहीं ना कहीं लॉजिक पर बेस करती है, कि लॉजिकली हमें लग जाता है पता कि ये चीज रेलिवेंट है या नहीं है। पर जब एडमिसिबिलिटी की बात करते हैं तो कोई फैक्ट एडमिसिबल तभी होता है जब वो प्रूव हो जाता है। जब तक फैक्ट प्रूव नहीं होता, कोर्ट में आप उसका सबूत नहीं दे पाते, आप इफेक्टिवली उस चीज को प्रूव नहीं कर पाते, वो एडमिसिबल नहीं होता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एक बार कोई फैक्ट रेलिवेंट हो जाता है तो कोर्ट उस फैक्ट को तवज्जो देगा नहीं देगा, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि उस फैक्ट को प्रूव किया गया है या नहीं किया गया है। अब प्रूव करने का तरीका क्या है? ओरल एविडेंस के माध्यम से प्रूव हो सकती है चीज, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के माध्यम से प्रूव हो सकती है चीज। तो कोई चीज ओरल एविडेंस को देख के प्रूव की गई है या नहीं करी गई है, कोई चीज डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के माध्यम से प्रूव करी गई है नहीं करी गई है, उसके बाद ही वो चीज बेसिकली जैसे कि वो चीज बेसिकली एडमिसिबल है या नहीं है, वो डिपेंड किया जाएगा। अब थोड़ा सा देखते हैं, पढ़ते हैं ये क्या चीजें, फिर आपको समझ आएंगी। देखो ध्यान से क्या लिखा हुआ है, रेलिवेंसी एंड एडमिसिबिलिटी। अच्छा, इसको पढ़ाने से पहले आपको बता दूं कि स्टूडेंट्स देखो, हम लोग एलएलबी के, बीए एलएलबी के, एलएलएम के हम नोट्स देते हैं, लेक्चर्स देते हैं, डेली हमारी क्लासेस चलती हैं। आप हमारी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो, आप हमसे नोट्स ले सकते हो। अगर डेली लाइव क्लासेस ज्वाइन करने का टाइम नहीं है बिकॉज आप प्रोफेशनल्स हैं, तो आपको हमारी रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मिलेंगे। A1 स्टडी होगी, अच्छी वे में पढ़ाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि जैसे मार्केट में हर कोई एजुकेटर बन गया वैसी पढ़ाई नहीं होगी। आई एम अ यूजीसी, आई एम अ LLB, LLM होल्डन क्रिमिनल लॉ, एंड I have cleared UGC नेट एग्जामिनेशन, JRF एग्जामिनेशन फॉर 3 times आल्सो। मेरे पास 9 साल का हमारा टीचिंग एक्सपीरियंस भी है बच्चों को पढ़ाने का। तो हम पढ़ाएंगे तो इफेक्टिव वे में पढ़ाएंगे, अच्छे से पढ़ाएंगे। आपके LLB BLLB में काम नहीं आएगा हमारा पढ़ाया हुआ, आपको जुडिशरी के लेवल में काम आएगा, APO में काम आएगा। अगर आप AIB की तैयारी करना चाहते हैं, हमारा स्पेशल बैच चलता है प्रॉपर, इसका रिकॉर्डेड भी है और लाइव भी है। अगर आप LLM के एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो किसी भी स्टेट की, यूजी, आप CCSU की तैयारी कर रहे हो, आप HPU की तैयारी कर रहे हो, PU की तैयारी कर रहे हो, DU की तैयारी कर रहे हो, आप हमसे कोर्स ले सकते हो। हमारे जो कोर्स होंगे ना, वो आपको बहुत इफेक्टिव हेल्प करेंगे, और आप सही मायने में लॉ को समझ पाओगे कि लॉ है क्या। सही मायने में आप लॉ को सीख पाओगे, चाहे AIB हो, चाहे LLM की एंट्रेंस की तैयारी हो, चाहे APO हो, चाहे जुडिशरी हो, चाहे CBI APB। अभी CBI APB का बैच भी लॉन्च हो गया हमारा। तो आप इन सभी कोर्सेज की अगर कोर्सेज लेना चाहते हो, हमारे से नोट्स लेना चाहते हो, हमारे नोट्स गूगल से कॉपी पेस्टेड नहीं होते हैं, हम टाइप नोट्स देंगे, वो भी हमारे हैंड रिटन से टाइप करवाए हुए होते हैं हम लोगों ने। हम खुद 4-4, 5-5, 6-6 बुक्स का सोर्सेज इकट्ठा करके फिर नोट्स बनाते हैं। हमारे नोट्स बनाने में टाइम लगा है, अच्छे से सोच समझ के नोट्स बनाए गए हैं, कोई ऐसे कहानियां नहीं लिखी हुई हैं। 9816492276, 9816634276, इस पे आप मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं हमसे कोई भी मटेरियल बाय करने के लिए। तो स्टूडेंट्स, हम लोग बात कर रहे हैं बेसिकली कि रेलिवेंसी और एडमिसिबिलिटी में क्या फर्क होता है। रेलिवेंसी इज बेस्ड ऑन लॉजिक एंड प्रोबेबिलिटी, एडमिसिबिलिटी इज नॉट बेस्ड ऑन लॉजिक। बड़ी महत्वपूर्ण बात है, कोई चीज रेलिवेंट है या नहीं है वो लॉजिक से आप बता दोगे। अब एक बंदा चीं चीं कर बोल रहा था मेरे पास सेल डीड है, सेल डीड है, लॉजिकली आप बता ही दोगे वो रेलिवेंट है, सेल डीड लेकर आ जाओ, आप केस ही प्रूव हो जाएगा। लेकिन वो प्रूव होगा नहीं होगा, वो एडमिसिबल होगी नहीं होगी, वो बात जो बोली जा रही है वो डिपेंड करता है
कि उसको प्रूव कैसे किया गया। ये कभी भी लॉजिक पे बेस नहीं करता। एडमिसिबिलिटी इज नॉट बेस्ड ऑन लॉजिक बट इट इज बेस्ड ऑन स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल ऑफ लॉ। ये स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल ऑफ लॉ के ऊपर बेस करता है। सेकंड, रूल ऑफ रेलिवेंसी आर डिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 4 to 50। जब सेक्शन आप 4 to 50 पढ़ोगे उसमें रूल ऑफ रेलिवेंसी बताया हुआ है, कौन सा फैक्ट रेलिवेंट होगा, कौन सा फैक्ट रेलिवेंट नहीं होगा। और जब एडमिसिबिलिटी की बात की जाती है तो सेक्शन 51 ऑनवर्ड्स आपकी एडमिसिबिलिटी की बात होती है। अब इसके बाद 51 के बाद आपके आगे ओरल एविडेंस के सेक्शंस आएंगे, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के सेक्शन आएंगे, एक्सक्लूजन ऑफ ओरल एविडेंस बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के सेक्शंस आएंगे। तो उन सेक्शंस के माध्यम से प्रूफ की बात की जा रही है, कोई चीज प्रूफ कैसी होगी। तो अगर प्रूफ आपने कर दी इफेक्टिव वे में तो वो एडमिसिबल हो गया, अगर प्रूफ आप नहीं कर पाए इफेक्टिव वे में तो वो एडमिसिबल नहीं होगा। उसके बाद रेलिवेंसी एडमिसिबिलिटी में और भी थोड़ा सा फर्क है। अंडर भारतीय साक्ष्य अधिनियम रूल ऑफ रेलिवेंसी मींस रेलिवेंट एविडेंस। जब हम रेलिवेंसी की बात करते हैं तो इसका मतलब है रेलिवेंट एविडेंस कोर्ट में पेश करने हैं, इररेलेवेंट एविडेंस अपने कोर्ट में पेश नहीं करने हैं। और रूल ऑफ एडमिसिबिलिटी का मतलब है, एडमिसिबिलिटी का मतलब है मेथड टू प्रूव द रेलिवेंट फैक्ट एंड कीप द एविडेंस लिमिटेड टू रेलिवेंट फैक्ट। अर्थात एडमिसिबिलिटी के लिए देखा जाता है चीज प्रूव हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है। मेथड टू प्रूव द रेलिवेंट फैक्ट, एक फैक्ट जो रेलिवेंट है, एक फैक्ट जो रेलिवेंट है कोर्ट उसको एडमिसिबल तभी करता है जब वो प्रूव हो जाता है। और प्रूव होने का तरीका क्या है, या तो ओरल एविडेंस या डॉक्यूमेंट्री, जो भी सही होगा वो आपको देना पड़ेगा। कभी कभी आप ओरल देकर भी बात बन सकती है, कभी कभी डॉक्यूमेंट्री देना पड़ेगा, वो हम अगले सेक्शंस में पढ़ेंगे। डोंट वरी, बेस्ट एविडेंस रूल भी पढ़ेंगे, वो आगे देखते रहिए आप लेक्चर सीरीज को लगातार। आप बहुत अच्छे से इस सब्जेक्ट को कवर करने वाले हैं। फैक्ट विच आर रेलिवेंट नीड नॉट टू बी एडमिसिबल। ऐसा नहीं है कि जो फैक्ट रेलिवेंट है वो एडमिसिबल भी होगा। एक फैक्ट रेलिवेंट है, हो सकता है उसको सबूत नहीं दिए गए अच्छे से, वो एडमिसिबल नहीं होगा। जैसा कि हमने अभी देखा था, एक व्यक्ति चीन चीन के बोलता मेरे पास सेल डीड है, सेल डीड है, तो वो रेलिवेंट तो था पर वो एडमिसिबल नहीं हुआ, क्योंकि कल को सेल डीड जो थी वो उसके पास बेसिकली वो सेल डीड थी ही नहीं। मतलब उसके पास ओरिजिनल सेल डीड तो थी ही नहीं, बस वो नाम की सेल डीड बोल रहा था, बोलता सेल डीड गुम हो गई है, तो वो एडमिसिबल नहीं हुआ, पर रेलिवेंट तो हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ, जैसे मैं फुल लैपटॉप चार्ज कर लूं, इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक फैक्ट रेलिवेंट है तो वो एडमिसिबल होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। पर जो फैक्ट एडमिसिबल हो गया तो फिर पहले वो रेलिवेंट हुआ होगा तभी वो एडमिसिबल बना है। अर्थात एडमिसिबल दूसरी स्टेज है। एडमिसिबल एक फैक्ट रेलिवेंट पहले बनता है फिर वो एडमिसिबल बनता है। या आपने दोनों में फर्क अच्छे से समझना है। अब स्टूडेंट्स हमने क्या समझा, हमने देखा कि भाई रेलिवेंट फैक्ट क्या होता है। हमने देखा सेक्शन 3 जो बात करता है आप एविडेंस दे सकते हो रेलिवेंट फैक्ट के, फैक्ट इन इशू के, एंड ऑफ नो अदर। फिर एडमिसिबिलिटी क्या होती है, रेलिवेंसी क्या होती है, हमें पता चल गया कि रेलिवेंसी लॉजिक पे बेस करती है, कोई चीज रेलिवेंट है नहीं है लॉजिक से आप बता देते हो, तो वो एडमिसिबल होगी नहीं होगी स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ के आधार पर डिसाइड किया जाता है। वो चीज प्रूव कितनी हो पाई है उसके आधार पर डिसाइड किया जाता है। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, आपसे विनती है, आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, हमारा चैनल है, आपका चैनल है, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको अच्छा लगता है, लाइक किए बिना मत जाइएगा। आप वीडियो देखते हैं लाइक नहीं करते हैं, क्यों? लाइक करने में क्या हो जाएगा? प्लीज विनम्र प्रार्थना है, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें। और हाँ, एक और बात, हमारा जो नया चैनल है मुनीश लो क्लासेस, उस चैनल में जाके भी प्यार दीजिए अपना, इसको सब्सक्राइब कीजिए, यहाँ पर भी चैनल लेक्चर्स देखिए। आपसे विनम्र प्रार्थना है, कोई भी किसी सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए, लेक्चर चाहिए, आपने कोई कोर्स ज्वाइन करना है, किसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन लेनी है, हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो, आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी। थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग अस।